नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बेहतरीन होंगे और खूब सारे मज़े कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण की एक श्रृंखला जो हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं। ये उसका 24वां वीडियो है, 24वां अध्याय है, जिसका नाम है मौखिक अभिव्यक्ति यानी ओरल एक्सप्रेशन। तो आज हम बात करेंगे मौखिक अभिव्यक्ति पर और शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सबसे पहले लिखा हुआ है कि मनुष्य भाषा के मौखिक रूप का सबसे अधिक प्रयोग करता है। अभी मैं आपसे भी बातचीत कर रहा हूँ तो मैं भाषा के मौखिक रूप का ही प्रयोग कर रहा हूँ। हमने पहले वीडियो में विस्तार से चर्चा की थी कि भाषा का मौखिक रूप क्या होता है। भाषा हम भावनाओं की अभिव्यक्ति को कहते हैं और मौखिक रूप को ही हम भाषा कहते हैं। जो लिखित रूप होता है भाषा का, वह लिपि कहलाता है और हमने लिपि पर विस्तार से चर्चा अध्याय 1 में की थी। मुझे उम्मीद है कि पिछले अध्यायों पर बने हुए सभी वीडियोस को आपने ज़रूर देखा होगा। तो संसार में आजकल हर व्यक्ति के संपर्क या संबंध आप कह लीजिए कि इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उसे मित्रों से यानी दोस्तों से और सामाजिक कार्यक्रमों और अनेक अवसरों पर मिलने पर अलग अलग तरह की बातचीत करनी पड़ती है और इसमें वही व्यक्ति सफल है जो संवाद और भाषा में निपुण होते हैं। क्यों? क्योंकि हर अवसर पर भाषा का रूप अलग अलग तरह का होता है, ये आप जानते हैं। विवाह समारोह की अगर हम बात करें तो इसमें प्रयोग होने वाले शब्द मृत्यु या अन्य दुख के अवसरों पर प्रयुक्त नहीं होते। अवसर के अनुसार उचित संवाद या भाषा का प्रयोग करके व्यक्ति दूसरों को प्रभावित कर सकता है। तो आप भी जानते हैं कि जिस व्यक्ति की भाषा से, जिस व्यक्ति के बोलने पर आप मुग्ध हो जाते हैं या जिससे आप प्रभावित हैं, उसकी भाषा शैली या भाषा कौशल बहुत अच्छा होगा। उसके एक गुण में उसका भाषा कौशल भी अवश्य होगा। लिखित अभिव्यक्ति की अगर बात करें तो उसकी तरह ही मौखिक अभिव्यक्ति के भी मूलतः दो प्रकार हैं। एक है अनौपचारिक मौखिक अभिव्यक्ति और एक है औपचारिक मौखिक अभिव्यक्ति। अब ये अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल और औपचारिक यानी फॉर्मल में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्यों ना हम एक काम करें कि अनौपचारिक और औपचारिक दोनों को ही समझ लें ताकि दोनों का फर्क भी हमें सरलता से समझ में आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं अनौपचारिक मौखिक अभिव्यक्ति की। अनौपचारिक मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ होता है अपने सुपरिचित और निकट संबंधियों के बीच में होने वाला वार्तालाप। आप जानते हैं कि जब आप अपने घर में अपने पिता से या अपने भाई से, अपनी बहन से किसी से बात कर रहे होते हैं जो आपके सगे संबंधी है या निकट संबंधी है, जैसे कि आपका कोई बहुत घनिष्ठ मित्र है, तो आपको किसी तरह की औपचारिकता निभाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सामान्य रूप से आपके घर में मान लीजिए कि आपके साथ आपका भाई भी रहता है, जैसे ही वो घर पर आता है तो आप उसे औपचारिक तौर पर ऐसा नहीं कहते कि अरे आ गए, आओ बैठो, पानी लो और क्या लोगे, इस तरह से। तो हम अनौपचारिक मौखिक अभिव्यक्ति बस वहीं करते हैं जहां पर अपने सुपरिचित और निकट संबंधियों के बीच में हमें वार्तालाप करनी होती है। सामान्य रूप से सभी बालक विद्यालय में आने से पहले अपने घरों में अपने माता पिता, दादा दादी, भाई बहन या मित्रों या पड़ोसियों के साथ अनौपचारिक बातचीत करना सीख चुके होते हैं। विद्यालय में वे अपने सहपाठियों और मित्रों के साथ भी अनौपचारिक वार्तालाप ही करते हैं। वहीं दूसरी ओर औपचारिक मौखिक अभिव्यक्ति है। अगर इसकी बात करें तो इसके अनेक रूप हैं, जिनमें से कुछ के नमूने मैं अभी आपके साथ साझा करने वाला हूं। और औपचारिक अभिव्यक्ति के समय हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है। जैसे संवाद की भाषा सौम्य होनी चाहिए और शिष्टतापूर्ण होनी चाहिए। अभद्र व्यवहार हमारा झलकता है अगर जो हमारी भाषा है वो शिष्टतापूर्ण नहीं हो तो और सौम्य नहीं हो तो। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि आत्म प्रशंसा नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम किसी से बातचीत कर रहे हैं और उसे बातचीत के दौरान ऐसा महसूस होने लगे कि हम बस स्वयं की ही प्रशंसा जब भी उससे मिलते हैं तो करना शुरू कर देते हैं और उसकी कुछ भी नहीं सुनते। दूसरे व्यक्ति के स्तर के अनुसार बातचीत करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका स्तर, मान लीजिए कि आप एक विद्यार्थी हैं और इस समय आप कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि जब आप कक्षा 3 के विद्यार्थी के साथ बात कर रहे हैं तो उसे इस बात का एहसास हो कि उसे आपकी बात समझ ही नहीं आ रही, आप कक्षा 12 के स्तर पर उससे बातचीत कर रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बहुत बड़े लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो हमेशा हर व्यक्ति के स्तर के अनुरूप उससे बातें करते हैं। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि आप सभी व्यक्तियों से एक ही तरह की बातचीत नहीं कर पाते। कुछ लोग होते हैं विशिष्ट, जिनके साथ में आप कुछ विशिष्ट बातों पर चर्चा करते हैं। जो बातें आप अपने दोस्तों के साथ करते हैं वो बातें आप अपने घर में अपने माता पिता के साथ साझा नहीं करते। इसका यह भी अर्थ है। हास परिहास केवल मित्रों, सगे संबंधियों तक ही सीमित रखें, अन्य अवसरों पर उसे ना करें।
व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग ना करें, क्योंकि जितना आप व्यंग का प्रयोग करेंगे उतना ही आपकी आदत में व्यंग आता चला जाएगा और फिर ऐसे में जब आप किसी से बात करेंगे तो उसे ऐसा प्रतीत होगा, आभास होगा कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं और ऐसे में लोग हमसे कटने लगते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि औपचारिक मौखिक अभिव्यक्ति की जो बातें सावधानी पूर्वक हमें ध्यान में रखनी चाहिए, उसमें एक ये भी है कि व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग हम ना करें। एक है वाद विवाद प्रतियोगिता में समय सीमा का ध्यान रखें। भाई जब हमें भाषा कौशल पर आप कह लीजिए कि हमारे अंदर ये गुण आ जाता है कि हमारा भाषा कौशल जो है वो अच्छा हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि हम बहुत अधिक बोलने लगते हैं। शुरुआत में सबको ये बताना चाहते हैं कि देखिए हमारा भाषा कौशल कितना अच्छा है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें हमेशा विषय सम्मत बोलना है और वाद विवाद प्रतियोगिता की जब बात हो तो उसमें हमें जो समय सीमा दी गई है उसी में हमने तथ्य सम्मत बात कह करके अपना जो भाषण है या जो भी हमारा वाद विवाद है उसको समाप्त कर देना चाहिए। इसलिए लिखा है कि समय सीमा का ध्यान रखें। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है बधाई देना। आज के समय में आप जानते हैं कि आदमी अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि सामाजिक कार्यों में चाहकर भी अपना योगदान नहीं दे पाता है ना, लेकिन कुछ सामाजिक कार्य जैसे सुख दुख इत्यादि में उसको समय निकाल कर जाना ही पड़ता है। किसी सगे संबंधी को खुशी के अवसर पर उसे बधाई देकर आप उसका मन जीत सकते हैं। बधाई देने के लिए केवल बधाई शब्द ही काफ़ी नहीं है, अपितु इसके लिए आपको हाव भाव भी प्रकट करने चाहिए, जैसे अवस्था के अनुसार गले मिलना, हाथ मिलाना, पाँव छूना, चूमना इत्यादि। खुशी के अवसरों पर बधाई देने के लिए कुछ विशेष शब्द और वाक्य होते हैं, जिनके कुछ उदाहरण यहाँ पर PDF में इस तरह से दिए गए हैं, जो आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए इन्हें पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे पहला वाक्य दिया है, आपको बहुत बहुत बधाई, आपको जन्मदिन मुबारक हो, आपकी सफलता पर हार्दिक बधाई, भाग्य आप पर सदा प्रसन्न रहे, दिवाली की शुभकामनाएं, नव वर्ष मंगलमय हो, तुम्हें हर कदम पर सफलता मिले, आपकी यात्रा शुभ हो, भगवान आपको और खुशियां दे, यह दिन बार बार आए, सफलता का यह दिन बार बार आए, भाग्य आपके साथ हो, दिवाली मुबारक, नए साल की बधाइयाँ, सफलता तुम्हारे कदम चूमे, तुम्हारी यात्रा सुखद हो। आपने देखा कि यह जो वाक्य हैं ये अक्सर हम किसी को बधाई देने के लिए प्रयोग में लाते हैं खुशी के मौक़ों पर। इसके बाद में अगला बिंदु है अतिथि का स्वागत। जिस व्यक्ति का आप स्वागत कर रहे हो उसका पूरा नाम और पता होना चाहिए तथा उसका स्वागत मुस्कुराहट के साथ और विनम्र भाव से करना चाहिए। स्वागत करते समय व्यक्ति की उम्र, रिश्ते आदि का भी ध्यान रखना चाहिए और जैसे किसी से गले मिलना, हाथ मिलाना या पांव छूना, ये सब भी करना है। स्वागत करते समय कुछ सम्मानपूर्ण शब्दों से व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, जैसे आइए, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, मैं धन्य हो गया, लीजिए जी कृपया इत्यादि। अब यहाँ पे घर में सम्मानीय अतिथि पहली बार आए हैं, आप उनका स्वागत कीजिए। तो कुछ वाक्य दिए हुए हैं, जैसे मयंक, नमस्कार, आइए आइए बैठिए, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, कैसी हैं? स्वाति जवाब दे रही हैं, जी ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मयंक कह रहा है, आपकी कृपा है, आप सुनाइए, परिवार में सब कुशल मंगल है? जी आप लोगों की कृपा है, भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक है। रोहित कैसा है? उसकी परीक्षाएं चल रही होंगी, उसके पेपर कैसे हो रहे हैं? रोहित बिल्कुल ठीक है, आजकल वह परीक्षा देने के लिए पढ़ाई में जुटा है, उसके पेपर अच्छे हो रहे हैं। अच्छा, यह बताइए गर्म या ठंडा आप क्या लेना पसंद करेंगी? जी कुछ नहीं, मैं अभी घर से ये सब लेकर ही आ रही हूँ। नहीं नहीं, कुछ तो पीना ही पड़ेगा। अच्छा मैं कॉफ़ी बनाता हूँ। जैसी आपकी इच्छा। फिर कॉफ़ी पीने के बाद, अच्छा मैं चलती हूँ, घर में ज़रूरी काम है, मैं फिर आऊँगी। अच्छा धन्यवाद, आप अगली बार सोनू और आयुष को साथ लेकर आइएगा। जी अच्छा धन्यवाद। इस तरह से। अब देखिए धन्यवाद देना, कोई व्यक्ति आपका काम करता है और उसे आप उचित सम्मान नहीं देते या धन्यवाद नहीं कहते तो वह अशिष्टता कहलाता है। अतः उचित अवसर पर धन्यवाद करना हमारा मानवीय कर्तव्य है। धन्यवाद करने में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्य कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद कैसे करूं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सचमुच मुझे बचा लिया। अब इसके कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे आप स्कूल से आ रहे और आपके बस्ते में से आपकी पुस्तक गिर गई, राहगीर ने वह पुस्तक उठाकर आपको दे दी, आप उसे बहुत बहुत शुक्रिया आपको ऐसा कहेंगे। या आपकी कोई बहुमूल्य वस्तु खो गई है और आपके मित्र ने उसे ढूंढने में बहुत मेहनत की और वह आपको देने आया, तो आप उसे बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, ऐसा कहेंगे। आपको किसी छात्र ने असामाजिक तत्वों से बचाया है तो आप उसे कहेंगे, धन्यवाद, आपने सचमुच मुझे बचा लिया। आपके घर मेहमान आए हैं
तो उनके जाने के समय आप आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा कहेंगे। इसके बाद है कविता सुनना। कविता सुनाने से पहले उसे आप अच्छी तरह याद करें और जिस शब्द पर अटकते हो उसे बार बार अभ्यास से ठीक करें या बदल डालें। जब कविता सुनाने वाले आराम से बैठ जाएं, तब ऊंची आवाज़ में कविता सुनाएं और उसके भाव के अनुसार अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव लाएं। जब कविता सुनने वाले किसी पंक्ति या अंश के सहारे या तालियां बजाएं, तो उस पंक्ति को दोबारा ज़रूर सुनाएं। अगर आप कविता गाकर सुनाते हैं तो उसमें लय, उतार चढ़ाव आदि का बराबर ध्यान रखें। वहीं दूसरी ओर अगर आप किसी मित्र के साथ वार्तालाप करते हैं तो बातचीत आप ध्यान रखिएगा कि एक ईश्वरीय वरदान है और इसी कारण मनुष्य सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। बातचीत के बिना हम सुख दुख का अनुभव एक दूसरे से नहीं कर सकते और ना ही सुन सकते हैं। बातचीत में हम अपने हृदय की भावनाएं स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं, अपने मन को हल्का कर सकते हैं। नौजवानों की बातचीत में जोश, उत्साह और नई उमंग होती है, जबकि बुजुर्गों की बातचीत में ज़माने की शिकायत और पुराने ज़माने की दास्तान तथा बच्चों की बातचीत में चंचलता और शैतानी। मित्रों के साथ बातचीत का अलग ही अंदाज होता है, जिसमें किसी प्रकार की बनावट नहीं होती। उनकी बातचीत में बतरस अधिक होता है और गंभीरता कम। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं। जैसे प्रीति कह रही है, गर्मी की छुट्टियों में मैं तो ऊटी जाऊंगी। दीपिका कहती है, वहाँ तो हम पिछली बार गए थे, इस बार दार्जिलिंग चलेंगे। फिर प्रीति कहती है, दार्जिलिंग जाकर क्या करेंगे, वहाँ मम्मी घूमने ही नहीं देगी, वहाँ जाने का अर्थ है जेल में कैद होना। दीपिका कहती है, तो चलो इस बार मामा जी के यहाँ आगरा चलते हैं, परिवर्तन हो जाएगा। फिर प्रीति कहती है, चलो पिताजी को बता दे, वे हमारे जवाब के अनुसार कार्यक्रम बनाएंगे। दीपिका कहती है, चलो जल्दी करो। तो आपने देखा, संवाद से तात्पर्य, अब हम संवाद लेखन पर बात कर रहे हैं। संवाद से तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य किसी विषय पर वार्तालाप करने से है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी विषय पर जो है अपने दोस्तों से, मित्रों से चर्चा करते हैं, है ना। तो वार्तालाप मानव जीवन का अभिन्न अंग है। बिना वार्तालाप के मानव जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा यह एक ऐसे समाज में रहता है जहाँ सभी मनुष्य एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हैं जैसे एक शरीर के विभिन्न अंग आपस में जुड़े रहते हैं। साहित्यिक दृष्टि से कहानी, नाटक, एकांकी आदि में संवाद का विशेष महत्व है। या हम कह सकते हैं कि संवाद लेखन किसी भी नाटक, एकांकी, चलचित्र आदि के प्राण है। यह अभिनय के सजीवता प्रदान कर कहानी को गति प्रदान करता है। अभिनय को अगर आपको इसका एक उदाहरण देखना हो तो आप एक काम कर सकते हैं। एक वीडियो जो आपने अभी तक की नहीं देखा, उसको पहले म्यूट करके देखें, कोई भी आवाज़ आपको सुनाई ना दे, और उसके बाद उस वीडियो को अनम्यूट करके उसकी आवाज़ के साथ सुनें। आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा कि संवाद हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। संवाद में एक कलाकार उस प्रस्तुतिकरण पर अपने कथन के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तथा दूसरा कलाकार उस प्रस्तुतिकरण पर अपने कथन के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इस प्रकार संवाद का क्रम आगे बढ़ता चला जाता है। संवाद लेखन में हमें कुछ बातों पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ बातें इस पर भी कर लेते हैं, जैसे कि संवाद लिखते समय उसमें प्रयुक्त पात्रों की प्रकृति यानी उनका नेचर कैसा है, देश काल यानी टाइमिंग क्या चल रहा है, उनकी शिक्षा, उनके जीवन का भलीभांति हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात जो ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि संवाद की भाषा सरल और भावानुकूल हो। संवाद में वाक्य छोटे छोटे तथा रोचक होने चाहिए। संवाद का अंत सदैव किसी निष्कर्ष के साथ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पूरा संवाद हो गया और अंत में कोई निष्कर्ष ही नहीं निकला। संवाद का वाक्य संक्षिप्त होना चाहिए। संवाद के विषय में क्रमशः हमें एक एक चीज़ को प्रकट करना चाहिए। संवाद में गति के साथ साथ रोचकता भी बनी रहनी चाहिए। संवाद में यथास्थान मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भी करना चाहिए। अब संवाद के कुछ उदाहरण अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे कि माँ और बेटे के बीच होने वाली बातचीत, जैसे कि अरे आ गए बेटा, आज तो तुमने बहुत देर कर दी। हाँ माँ, देर तो हो गई, आज इतिहास के अध्यापक ने छुट्टी के बाद रुकने को कहा था। क्यों? क्योंकि वे 4-5 दिन की छुट्टी पर जाने वाले हैं, बच्चों का नुकसान न हो इसलिए उन्होंने छुट्टी के बाद भी पढ़ाया था। फिर तो ठीक है बेटा, तुम हाथ मुँह धोकर खाना खा लो। भूख नहीं है माँ। क्यों बेटा? वही स्कूल कैंटीन में सभी ने कुछ खा लिया था। अच्छा, खाना रख देती हूँ, भूख लगे तब खा लेना। तो आपने देखा किस तरह से ये संवाद हुआ। इसी प्रकार विद्यालय का मान लीजिए मध्यांतर यानी रिसेस हो गई है और अब 2 मित्र बातचीत करेंगे, तो क्या बात कर सकते हैं। जैसे एक मित्र कह रहा है, संदीप आज कुछ उदास हो, क्या कारण है? नहीं मित्र, कोई खास बात नहीं, बस यूं ही। नहीं, बात तो है, मैं पिछले घंटे में भी तुम्हें देख रहा था, तुम कुछ चुप चुप थे, बताओ तो सही क्या हुआ। अब यहाँ पर संदीप भावुक हो गया, कुछ देर चुप रहा, फिर मित्र की ओर देखकर, मैं अपना काम स्वयं ही करता हूँ, पर रात टीवी पर पिक्चर देखने के कारण देर से सोया, इसलिए सुबह देर से उठा। जूते पॉलिश करने का
समय नहीं मिला। फिर बीच में रोककर दोस्त कहता है, और मम्मी ने सुबह सुबह डांट दिया होगा। ये मम्मियाँ भी, बस कुछ मत पूछो, पर नाश्ता तो कर लिया था ना। कहाँ यार, गुस्से में मैं अपना टिफ़िन भी मेज़ पर छोड़ आया और नाश्ता भी नहीं कर पाया, क्योंकि तभी बाहर स्कूल बस ने हॉर्न बजा दिया। तो ये बात है, चिंता मत कर, मेरा टिफ़िन है ना, दोनों आज उसी से काम चला लेंगे। फिर दोनों मित्र पास ही कैंटीन की तरफ आगे बढ़ गए। एक चपरासी दौड़ता हुआ है, संदीप बाबू, संदीप बाबू। संदीप ने देखा कोई पुकार रहा है। हाँ कहो नवल, क्या बात है? लो ये टिफ़िन तुम्हारी मम्मी अभी अभी शोभा मैडम को दे गई है। तुम आज जल्दी जल्दी भूल आए थे। टिफ़िन लेते हुए, हाँ भूल आया था। चलो अच्छा हुआ, तुम्हारा भी टिफ़िन आ गया। चलो अब मिलकर लंच कर लेते हैं। दोनों मित्र विद्यालय की कैंटीन की तरफ बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आप एक और उदाहरण देख सकते हैं किसी ग्राहक और दुकानदार के मध्य हुई बातचीत का। जैसे ग्राहक कह रहा हो, आपके यहाँ नहाने के कौन कौन से साबुन हैं? दुकानदार कहता है, जी लक्स, रेक्सोना, लाइफ बॉय, लिरिल, पियर्स और भी बहुत है। मुझे लक्स की 2 टिक्की चाहिए, कितने पैसे दूँ? 50 रुपये। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? रिफाइंड ऑयल है आपके पास? जी हाँ, आपको कौन सा रिफाइंड ऑयल चाहिए? 1 किलो फॉर्चून दे दीजिए। 1 किलो चीनी भी चाहिए। ये लीजिए, ये रहा 1 किलो रिफाइंड, 1 किलो चीनी। और बताइए। मुझे एक अच्छा सा शैम्पू भी लेना है। कौन सा चाहिए? ये हर्बल शैम्पू दे दूँ? कितने का है? 120 रुपये का है। इस पर 5 रुपये की छूट भी है। ठीक है, एक दे दीजिए। मुझे आटा भी लेना था। क्या आप ये सारा सामान किसी लड़के के हाथ घर भिजवा देंगे? ठीक है, मुझे अपना पता दीजिए। D7 ब्लॉक F, विकासपुरी। कोई दिक्कत नहीं, आप पैसे दे दीजिए, मैं सारा सामान लड़के के हाथ घर भिजवा देता हूँ। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी ये मेरा काम है, और कोई सेवा बताइए। तो आपने देखा कि ग्राहक और दुकानदार के बीच किस तरह से वार्तालाप होती है। उसी तरह से डॉक्टर और रोगी के बीच होने वाला संवाद किस तरह होगा। जैसे रोगी कह रहा हो, डॉक्टर साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? पेट में दर्द है और सारा शरीर थका थका सा लगता है। और कुछ? खाना ठीक से खाते हो? भूख भी नहीं लगती और किसी काम को करने का मन नहीं करता। तुम्हें बुखार है इसलिए भूख नहीं लगती और किसी काम को करने का मन नहीं होता। डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा? हाँ हाँ क्यों नहीं, जब तुम समय पर दवाई खाओगे, 3-4 दिन आराम करोगे तो जल्दी अच्छे हो जाओगे। जैसा आप कहेंगे डॉक्टर साहब, मैं वैसा ही करूँगा। तो ये लो दवाई, इसे सुबह दोपहर और शाम पानी के साथ लेना और आराम करना। ज़्यादा तला और मसालेदार खाना मत खाना। बहुत अच्छा, धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने देखा। इसी के अलावा अगर पुत्र के परीक्षा परिणाम को देखकर माँ का बेटे से संवाद देखना चाहें तो वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। जैसे माँ कह रही है, अमित को देखकर आवाज़ देती है, अमित। अमित आता है और माँ की आवाज़ सुनकर जो है रोहन घबरा जाता है। आया मम्मी। फिर माँ कह रही है परीक्षा अंक पत्र दिखाते हुए, यह क्या है? परीक्षा फल है। परीक्षा फल है, यह तो मैं भी जानती हूँ, पर इतने कम नंबर क्यों आए? बस विज्ञान में ही तो कम है। पर विज्ञान में ही क्यों? वो मम्मी बात यह है कि विज्ञान की नेहा मैम मुझे पसंद नहीं है। क्या बकते हो? मैम पसंद नहीं है? तुम स्कूल में पढ़ने जाते हो या देखने की कौन कौन तुम्हें पसंद है? और फिर क्या कमी है नेहा मैडम में? मैं मिली हूँ उनसे, अच्छी हैं, ठीक तो हैं। मम्मी आप भी ना बात को समझती नहीं। उन्हें हमेशा जुकाम रहता है, रुमाल में नाक ही पोंछती रहती हैं। बच्चे हंसते हैं उनकी खरखराहट पर। और मम्मी बच्चों के मार्क्स कम है विज्ञान में। सभी बच्चों से क्या मतलब, तुम्हारे कम क्यों हैं? अच्छा मम्मी माफ़ करो, मुझे खेलने जाना है। 9th में मैम बदल जाएगी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अमित खेलने निकल जाता है। माँ अपने पुत्र की वाचालता देखती रह जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि आखिर मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती है और क्यों हमारे जीवन में उसे पढ़ना, जानना, समझना इतना ज़रूरी है। आपके जो भी विचार हो उनकी अभिव्यक्ति आप मौखिक रूप में नहीं, लिखित रूप में कमेंट करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ इस वीडियो की लिंक को साझा कीजिएगा ताकि वे भी देख पाएँ, समझ पाएँ इस जानकारी को और जान पाएँ मौखिक अभिव्यक्ति को। बाकी मेरी फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में, अगले नए अध्याय में, नई जानकारी के साथ। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।